हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्यून का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, उसकी डेट भी आ चुकी है। हम आपके लिए रोज नई नई क्लासेस लेके आ रहे हैं जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत बन सके और आप अपना एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में धारणीय विकास लक्ष्यों का क्रियान्वयन किसकी जिम्मेदारी है? तो देखिए भारत में धारणीय विकास लक्ष्यों का क्रियान्वयन है वो नीति आयोग की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? नीति आयोग की। मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2015 में नीति आयोग गठन के बाद, किसके गठन के बाद? 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था और इस गठन के बाद जो है धारणीय विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी थी वो नीति आयोग को सौंप दी गई थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैट होल खनन का अभ्यास किस राज्य में किया जाता है? देखिए पूछ रहा है कि रैट होल खनन का अभ्यास जो है वो किस राज्य में किया जाता है। रैट होल खनन, देखिए रैट होल खनन क्या होता है? रैट होल खनन एक तरीके का सुरंग होता है। क्या है ये? सुरंग होता है जो 3 से 4 फीट ऊंचा होता है। कितना ऊंचा होता है? 3 से 4 फीट ऊंचा होता है। ठीक है, और ये कोयले के खनन के लिए किया जाता है। किसके लिए? कोयले के खनन के लिए इसका सुरंग बनाया जाता है। तो रैट होल खनन का अभ्यास किस राज्य में किया जाता है? तो ये मेघालय में किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए रैट होल खनन जेवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? सुरंग के रूप में, जिसे रैट होल खनन कहते हैं। आमतौर पर यह केवल 3 से 4 फीट ऊंची सुरंगों की खुदाई की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? देखिए मध्याह्न भोजन आप सभी जानते हैं सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई होती है। तो पूछ रहा है कि वो जो व्यवस्था होती है वो उसका प्रबंध कौन करता है और उसके लिए पैसे की व्यवस्था जो है वो किसके द्वारा की जाती है? तो उसकी जो व्यवस्था है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है। यही लोग प्रबंध भी करते हैं और वित्त की व्यवस्था भी करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा मिशन इंद्रधनुष चलाया गया है। ये एक प्रकार की योजना है जो बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण के लिए चलाया गया है। आप इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मसाला ब्रांड क्या है? देखिए पूछ रहा है कि मसाला ब्रांड क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मसाला ब्रांड आरबीआई द्वारा विदेशी पूंजी बाजार में रुपए में जारी किए गए ब्रांड है। मसाला ब्रांड जो है वो किसके द्वारा चालू किया गया है? तो ये आरबीआई के द्वारा विदेशी पूंजी बाजार में, कहाँ पे? विदेशी पूंजी बाजार में रुपए में जारी किए गए बॉन्ड हैं। ठीक है, तो इसका क्या है? मसाला बॉन्ड क्या है? तो मैं आपको बता दूं मसाला बॉन्ड तो ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुपए डिनोमिनेटेड ब्रांड है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मसाला बॉन्ड या आरबीआई द्वारा विदेशी पूंजी बाजार में रुपए में जारी किए गए क्या है? बॉन्ड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहज योजना निम्न में से किसकी ऑनलाइन बुकिंग के लिए चालू की गई है? मैं आपको बता दूं ये एलपीजी सिलेंडर के लिए चालू की गई है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे ही आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हमारा ऐप एजुकेशन हब आपको यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट दिख जाएगा। ये हमारा ऐप है जिसमें हम आपके लिए आने वाले एग्जाम, किसके लिए? प्यून एग्जाम के लिए। प्यून एग्जाम के लिए हम टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज आपको इस ऐप में मिल जाएगी। ये टेस्ट सीरीज आप परचेस करके बहुत ही आसानी से आप अपने एग्जाम को और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो मात्र 99 रुपीज है। इतना सस्ता आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो आप इस टेस्ट सीरीज को लेके आप अपने प्यून एग्जाम को देने के लिए और भी अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और साथ ही साथ
आप चाहें तो मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस, मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट पैकेज मिलेगा आपको। मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट पैक मिलेगा जिसका प्राइस 1200 रुपए है। लेकिन आप घबराइए मत, हम आपके लिए 50% का डिस्काउंट लेके आए हैं, जिस 50% के बाद आपको इसका प्राइस सिर्फ 599 रुपए ही देना होगा। तो आपको इस प्राइस 50% डिस्काउंट लेने के लिए क्या करना होगा, तो आपको छोटा सा कूपन कोड डालना होगा। उस कूपन कोड में आपको लिखना होगा प्यून15। इस प्यून15 को लिखते ही आपको ये 50% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। और उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको हमारे एजुकेशन हब के ऐप को इंस्टॉल करना होगा। आप प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां से एजुकेशन हब आप डाउनलोड करेंगे, या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, आप चाहे तो सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहे तो मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट पैकेज भी ले सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? देखिए, भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है, तो 1966 से 1969 की अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम? योजना अवकाश कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन? देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो मैं आपको बता दूं, इसका गठन जो है वो 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और इसका कार्य क्या है? देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो कार्य है वो है पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना। क्या कार्य है इसका? पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। अध्यक्ष कौन है इसके? तो अध्यक्ष होते हैं इसके प्रधानमंत्री। कार्य क्या होता है इसका? पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में पात्रता क्या सही नहीं है? तो देखिए, क्या क्या इसमें सही नहीं है। तो देखिए, इसके लिए अगर मैं बता दूं तो 18 वर्ष से अधिक की क्या होनी चाहिए, इसमें आयु होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए? 8वीं तक वो क्या होना चाहिए? उत्तीर्ण होना चाहिए। 8वीं क्या होना चाहिए? वो उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु की बात करें तो आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। फिर क्या है? वो स्व सहायता समूह का सदस्य भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो स्व सहायता समूह का सदस्य होना चाहिए। तो देखिए, इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए, तो ये तो एकदम करेक्ट है। दूसरा है स्व सहायता समूह का सदस्य होना चाहिए, ये भी सही है। समाज का एक सुस्थित सदस्य होना चाहिए, ये भी सही है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण, देखिए यही जो है वो गलत है। तो इसमें पात्रता में क्या सही नहीं था, तो वह न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को संयुक्त कर की गई थी। इस योजना का क्रियान्वयन खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा किया जाता है। पात्रता क्या है इसकी? देखिए, आयु कितनी होनी? 18 वर्ष से अधिक हो, फिर 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए वो, और स्व सहायता समूह का सदस्य भी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि करों को भुगतान करने की क्षमता के अनुसार निर्धारित किया जाए तो क्या होगा? देखिए, अगर कर को हम भुगतान करने की क्षमता के अनुसार अगर हम निर्धारित करें तो क्या हो जाएगा? तो वो कर जो है वो प्रगतिशील कर हो जाएगा। ठीक है, समानुपातिक कर क्या होता है? तो देखिए, इसमें क्या होता है? जितना भी है एक ही कर लिया जाए। देखिए, समानुपातिक कर क्या होता है कि आपकी आय चाहे जितनी भी हो, कर क्या है वो एक समान लिया जाएगा। ठीक है, कर क्या है? एक ही समान लिया जाएगा।
देखिए प्रतिगामी कर क्या होता है कि आपकी आय अगर बढ़ती है, आय बढ़ी तो कर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कर की दर क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है। और प्रगतिशील कर क्या होता है कि भुगतान करने की क्षमता के अनुसार निर्धारित किया जाए, उसे हम प्रगतिशील कर कहते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए समानुपाती कर क्या होता है, आय जितना भी है एक ही कर लिया जाता है। समानुपाती कर में क्या होता है, आय आपकी चाहे जितनी भी है, कर क्या है, एक ही लिया जाएगा। प्रगतिशील कर क्या होता है, आय बढ़ने के साथ कर के दर में भी क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। प्रतिगामी कर क्या होता है, आय में वृद्धि के साथ कर के दरों में भी कमी की जाती है। प्रतिगामी में क्या हो जाता है कि कर के दर में क्या किया जाता है, कमी कर दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो देखिए वो हो जाएगा आर्थिक कार्य विभाग। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वित्त मंत्रालय के अधीन 5 विभाग आते हैं। वित्त मंत्रालय के अंदर में कितने विभाग आते हैं, 5 विभाग आते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 5 विभाग? पहला तो होता है आर्थिक कार्यकी विभाग होता है, आर्थिक कार्यकी विभाग। दूसरा होता है राजस्व विभाग, और तीसरा होता है वित्त सेवा विभाग, चौथा होता है व्यय विभाग, और पांचवा होता है वित्तीय विनिवेश विभाग होता है। आप इस सभी को याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत कितनी दरें निर्धारित की गई है? वस्तु एवं सेवा कर जिसे हम जीएसटी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कितनी दरें निर्धारित की गई है? तो इसमें जो दरों की संख्या है वो 4 है। कौन कौन सी संख्या है मैं आपको बता दूं। जो दर की संख्या पहला तो है 5%, दूसरा 12% का है, फिर 18% है, उसके बाद 28% है। तो ये 4 प्रकार की जो दरें हैं वो निर्धारित की गई हैं। वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत कब हुई थी? तो आप सभी जानते होंगे कि ये जुलाई 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान जुलाई में पहली वर्षा के प्रारंभ में बोई गई फसलों को क्या कहा जाता है? तो देखिए दक्षिण पश्चिम में पहली वर्षा के दौरान जो फसलें बोई जाती हैं उनको हम खरीफ फसल कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस क्रांति को रक्तहीन क्रांति के रूप में जाना जाता है? तो देखिए रक्तहीन क्रांति को हम भूदान ग्रामदान आंदोलन के रूप में जानते हैं। अब ये भूदान ग्रामदान आंदोलन क्या था? तो भूदान ग्रामदान आंदोलन इसको भूमिहीन किसानों के लिए, किसके लिए? भूमिहीन किसानों के लिए इसको चालू किया गया था, जिनके पास कोई जमीनें वगैरह नहीं थी, निर्धन थे, तो उनके लिए एक भूदान ग्रामदान आंदोलन चालू किया गया। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो शुरुआत जो की थी वो विनोबा भावे ने की थी। किन्होंने की थी? विनोबा भावे ने की थी। और कब की थी? तो वर्ष क्या है इसका? 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि जो निर्धन किसान है उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूदान ग्रामदान आंदोलन में क्या था? भूमिहीन किसानों की दशा को सुधारने के लिए विनोबा भावे ने वर्ष 1951 में भूदान ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत की। कहाँ से की? तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से की थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि भूमिहीन और निर्धन किसानों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए किसके उत्पादन में वृद्धि हेतु सरकार ने ऑपरेशन फ्लड नीति अपनाई थी? तो देखिए ये किसके लिए अपनाया गया था? पशुधन, मुर्गियां, दुग्ध या उर्वरक के लिए। तो ऑपरेशन फ्लड नीति जो है वो दूध के लिए अपनाई गई थी। तो ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये मैं बता दूं ऑपरेशन फ्लड नीति क्या है? ऑपरेशन फ्लड नीति, ऑपरेशन फ्लड नीति को हम, देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन फ्लड नीति इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम श्वेत क्रांति भी बोलते हैं। श्वेत क्रांति मैंने आपको कल के अपनी क्लास में बताया है कि हम दूध, श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? तो वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो मैं बता दूं कि इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो डॉक्टर वर्गीज
कुरियन थे। ठीक है, वर्गीज कुरियन। तो किस लिए किया गया था? ऑपरेशन फ्लड नीति था, जिसे हम श्वेत क्रांति भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 1970 में हुई और इसके जो नेतृत्व करता थे वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ठीक है, किस लिए किया गया था? तो ये दूध के उत्पादन के लिए किया गया था। चलिए, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो। देखिए, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। कौन से वर्ष में लागू की गई थी? मैं आपको बता दूं कि वो वर्ष 1999 में लागू की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, व्यापक फसल बीमा योजना, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से 2000 के बीच में इसको लागू किया गया था। रबी फसल के लिए शुरू किया गया था, जो 2004-05 से खरीफ फसल पर लागू कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है इसका? कृषि निर्यात का संवर्धन करना, खाद्य फसलों का उत्पादन बढ़ाना, तिलहन की खेती बढ़ाना या दलहन की खेती का संवर्धन करना। मैं आपको बता दूं कि इसका मुख्य उद्देश्य है वो कृषि निर्यात का संवर्धन करना है। तो ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए नियामक प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? तो देखिए, उसका जो काम करता है वो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम सेबी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर में होता है सारा काम। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अत्यंत लघु अवधि के ऋण से संबंधित भारतीय मुद्रा बाजार को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो देखिए, उसे हम मांग मुद्रा बाजार कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन को शामिल किया गया है? तो देखिए, कौन से क्षेत्र में खनन और उत्खनन को शामिल किया गया है? मैं आपको कल के ही में बताया था कि देखिए, जो उसका प्राथमिक क्षेत्र जो है वो पहला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीजें आई थी? तो इसी में आई थी कृषि, खनन, उत्खनन, सभी जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में था। द्वितीय क्षेत्र में क्या था? तो द्वितीय क्षेत्र में उद्योग वगैरह था। ठीक है, तृतीय क्षेत्र क्या था? वो सेवा का क्षेत्र था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खनन कौन सी क्षेत्र में आता है? तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो गाइस, हमारा वीडियो यहीं तक था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।